अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तमाम दोस्तों को के फॉर यू बीन्स चैनल में वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में आईएसओ का पास पेपर डिस्कस करेंगे जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ द स्पीड ऑफ शंट मोटर इज़ टू बी कंट्रोल बिटवीन 0 एंड नॉर्मल रनिंग स्पीड, the most practical way to achieve this would be inserted a resistance of suitable value in। तो ऑप्शन है parallel with the field, series with the field, parallel with the armature। तो series with the armature, so the correct option is series with the armature। Question number 47। A charged body moving along a circle in a magnetic field of B is equal to 10 raised to power minus 2, a mass is equal to 10 raised to power 5 kilogram, velocity v and a charge q coulomb। What is the radius of the circle track। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। हमें दिया हुआ है कि हमने व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। एफ हमारे पास बराबर होता है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम अपनी जगह पे आ जाएगा, ए हमारे पास इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ v के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर। हमने रेडियस फाइंड करना है तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं r इज इक्वल टू मास हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई v हमारे पास 1 है, b हमारे पास क्यों जो हमारे पास है वो 10 रेज़ टू पावर -2 एंड क्यू इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ये -2 7 से हट के 10 रेज़ टू पावर 5, तो ये दोनों 1 आ जाएंगे इधर। तो आंसर हमारे पास 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर। ये देखें तो आंसर इज 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48। द करंट जनरेटेड व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड तो इंड्यूस ईएमएफ। हमारे पास इधर इस तरह मैग्नेट होते हैं नॉर्थ साउथ, इसमें जब भी हमारे पास कॉइल रोटेट करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, तो ये इसका आंसर है इंड्यूस ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 49। टू कॉइल्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। सो इसका आंसर है एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट। इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास इस तरह रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में लगे, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम है तो ये आर आर हो जाएगा और इंडक्टेंस L1 L2। तो अगर इसको हम T का हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है T इज इक्वल टू L बाय आर, तो L हमारे पास L1 प्लस L2 हो जाएगा डिवाइड बाय R, दोनों का सेम है तो 2R हो जाएगा, R1 प्लस R2 तो R2R हो जाएगा। तो ये देखिए ये एवरेज का फार्मूला बनता है, तो ये दोनों का हम एवरेज लेंगे। L1 जितने भी हमारे पास L होंगे उनको ऐड कर लेंगे ऊपर और नीचे जितने भी उस R हो जाए होंगे तो इस हिसाब से फिर 2 या 3 फ़र्ज़ करें, अगर यहाँ L प्लस L3 हो तो L3 आ जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है A है, एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल। क्वेश्चन नंबर 50। परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो ये रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है। परमियंस जो भी बॉडी, सो परमियंस इज द अलाउंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाउइंग द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो रिलक्टेंस है ये जो अपोजिशन ऑफर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। परमियंस अगर हम इसको एनालॉग देखें तो कंडक्टेंस इसका एनालॉग है और इसका जो है ये रेजिस्टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 51। ए डीसी शंट मोटर इज रनिंग ऑन रेटेड लोड एंड स्पीड विद द रेटेड सप्लाई वोल्ट, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज हाफ देन द स्पीड ऑफ द मोटर बिकम्स, तो इसका है आंसर सी, हाफ ऑफ द रेटेड स्पीड, क्योंकि वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्पीड ऑफ मोटर के एन के, तो अगर ये हाफ हो जाएगा तो एग्जैक्टली ये भी हाफ हो जाएगा। इसका फार्मूला भी इस तरह है कि एन इज इक्वल टू वी बाय फ्लक्स, तो अगर ये हाफ हो जाएगा तो इज इक्वल टू स्पीड भी हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन है एम्पेयर आर मीटर्स, वाट आर मीटर, वोल्ट मीटर, बोथ ए एंड बी।
तो इसमें जो वोल्ट मीटर है ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वोल्टेज। बाकी जो जिसमें भी आर मीटर आया है ये सारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग ऑफ ए पल्स ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट स्टेज ऑफ द थायरिस्टर ट्रिगर सर्किट इज टू, मेन पर्पज़ इसका ये होता है कि हमारे पास आइसोलेशन दो सर्किट में आ जाए। अगर किसी मुख्तलिफ SCR अगर लगे हैं सर्किट में तो इन सारों के गेट को जो ट्रिगरिंग प्रोवाइड की होती है वो सेम सोर्स से प्रोवाइड की होती है। तो अगर कोई नॉइज़ वगैरह आ जाए या हाई एम्पलीट्यूड नॉइज़ आ जाए वो इसको एक्सीडेंटली ऑन ना कर दे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि बीच में ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ताकि वो आइसोलेट हो। क्वेश्चन नंबर 54, वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट विल गेन एनर्जी फ्रॉम, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, द फंक्शन ऑफ ए स्टार्टर इन ए DC मोटर इज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, टू लिमिट द स्टार्टिंग वोल्टेज, टू इंक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस आर्मेचर रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास DC मोटर स्टार्ट होता है तो इनिशियली ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करता है, इसे कहते हैं आई इनरश करंट। तो ये जब शुरू में बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करता है तो वो हमारे बाकी चीज़ों को भी डैमेज कर सकता है, तो उसको लिमिट करने के लिए हम इस लिमिट स्टार्टर, तो इस आई इनरश को लिमिट करने के लिए हम इसमें स्टार्टर लगाते हैं, जिस उसका पर्पज़ ये होता है कि उसकी शुरू में उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जैसे ही वो मोटर रन होता है वक्त के साथ तो ये रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और करंट अपने नॉमिनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो हम इस इनरश करंट को लिमिट करने के लिए इनिशियली, ताकि ये एकदम बहुत ज़्यादा करंट ना ड्रा करे, उसके लिए हम इसमें ये स्टार्टर लगाते हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 56, ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ 44 2-volt cell each with the internal resistance of 0.12 ohm. The voltage of each cell has fallen to 1.8 volt. It is required to charge the battery at a constant current of 4 ampere from a charger with internal resistance of 2 ohm. The applied voltage at the commencement of charge is, तो इसका आंसर है 108.32 वोल्ट। फ्रेंड, इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ वो कमेंट में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग DC मोटर द रेशो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज मिनिमम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शंट मोटर। ये नहीं है, अच्छा ये एक जगह पे लिखा हुआ है लेकिन मुख्तलिफ जगह पे, मतलब इसका मैंने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर है शंट मोटर। इसका जो है वो बहुत रेशो मिनिमम है फ्रॉम स्टार्टिंग टॉर्क टू लोड टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 58, photons always propagate with speed c but light appears to travel at a speed diverse from a c in opaque medium. We can explain this effect by electron oscillator। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉग लेग वाइंडिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कम्बिनेशन। ये फ्रॉग लेग वाइंडिंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं बाय द कंबाइंड लैप एंड वेव वाइंडिंग ऑन ए सिंगल मोटर, तो हम उसे कहते हैं फ्रॉग लेग। क्वेश्चन नंबर 16, पीरियोडिक टेबल सेमी कंडक्टर बिलोंग टू, तो ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कि मैं आपको शो भी कर देता हूँ। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें इस तरह, तो जो यहाँ पे फोर्थ ग्रुप है ना, उसमें ये सारे सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह सारे इसी में होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इन एडीसी मशीन विदाउट इंटरपोल्स टू गेट इम्प्रूव कम्यूटेशन द ब्रश शिफ्ट एंगल मस्ट बी वेरीड विद द चेंज इन लोड, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, if the step response of initially relaxed circuit is known then the ramp response can be obtained, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका एक एल्गोरिथम टाइप है। इम्पल्स रिस्पांस होता है, फिर उसके बाद स्टेप रिस्पांस, देन रैंप रिस्पांस, फिर पैराबोलिक। अगर हमें इनिशियल रिस्पांस इम्पल्स रिस्पांस गिवन है तो हमने अगर स्टेप की तरफ जाना है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। अगर स्टेप गिवन है और रैंप की जाना है इस तरह, इसका भी इंटीग्रेशन, और इस तरह ये एक डायग्राम्स है। और अगर हमने वापस आना है, फॉर एग्जांपल हमने पैराबोलिक हमें गिवन है और रैंप की तरफ आना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dt। इसी तरह अगर इसको, तो dy/dt सेम इसी तरह। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ हमें गिवन है इफ़ द स्टेप रिस्पांस ऑफ इनिशियल सिस्टम रिलैक्स इज़ नोन, अगर स्टेप रिस्पांस का हमें पता है और रैंप हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अगर इस तरफ जाना है तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए ऑप्शन ए, इंटीग्रेटिंग ऑफ द स्टेप रिस्पांस। स्टेप रिस्पांस का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास रैंप रिस्पांस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ईडी करंट लॉसेज इन ए डीसी मशीन आर गिवन बाय, ये फार्मूला गिवन है
वेयर वी स्टैंड फॉर, यहाँ ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी है वॉल्यूम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉल्यूम। ये वैसे ये आयरन लॉसेस दो किस्म के होते हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टीरेसिस लॉसेस। तो हिस्टीरेसिस लॉसेस में यहाँ B1.6 पर एफ वी इस तरह इसका फार्मूला है, और ये एडी करंट लॉसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 64, सेकेंड क्यूरी फॉर्म ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क सिंथेसिस इज सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोल 8 ऑरिजिन। Question number 65. If residual magnetism of shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by connecting its shunt field with a battery. अगर इसका जो स्टैटिक पोजीशन में हो, ऑफ पोजीशन में हो, तो इसमें अगर इसकी कोई एक्सीडेंटली तौर पर इसकी जो मैग्नेटिज्म अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम अगर इसको रिकवर करने के लिए हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। Question number 66. The line of force are circular and the direction depend upon the direction of current. Basically अगर ये वायर है और करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो सर्कुलर लाइंस की जो सर्कुलर फोर्स फील्ड लाइन है, तो वो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो ये इसके अपोजिट होगी। तो ये हम किससे पता लगाएंगे ये लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन का, तो ये हम करंट के डायरेक्शन से पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, द डीसी कंपाउंड मोटर आर जनरली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स होते हैं। नंबर 68, ब्रशेस फॉर कम्यूटेटर्स फॉर 220 वोल्ट डीसी जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ, तो ये इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69, पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो हम इसकी यूनिटी होती है, ये तो क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड होता है और रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 70, विच नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कैस्केड द इंडिविजुअल, तो जब भी कैस्केडेड में कनेक्टेड हो तो वो मल्टीप्लाइड होते हैं, अगर सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हो तो वो एड अप होते हैं, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 71, इन हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ, तो प्लैटिनियम इरिडियम, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, the direction of induced EMF during electromagnetic induction can be determined by making use of, तो जब भी डायरेक्शन का बात की हो तो वहाँ लेंस लॉ इसका आंसर है, ये लेंस लॉ में डायरेक्शन की बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 73, इन एन इंडक्टेंस AC सर्किट द करंट लैग्स द वोल्टेज, जब भी कोई इंडक्टिव लोड हो तो उसमें करंट हमेशा लैग करता है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये लैग। और अगर कैपेसिटिव लोड हो तो उसमें वोल्टेज लीड करता है, फिर ये हमारे पास वोल्टेज करंट हो जाता है और ये वोल्टेज, ये कैपेसिटिव में। क्वेश्चन नंबर 74, द कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो ये है इन टर्म ऑफ सीमेंस। वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो इस तरह है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, और इसका अगर हम XC का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास ससेप्टेंस के बराबर है B के। क्वेश्चन नंबर जो सीमेंस में रिप्रेजेंट होता है। Question number 75, an AC circuit are shown in a diagram consist of a resistance 300 and in series with capacitor of reactance 400. If a AC supply is 50 volt, the real power, हमने real power find करना है, तो इसके थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, ये मैं बोर्ड पे करता हूँ। इस तरह है कि R हमें गिवन है, ये है 30 ओम, और हमारे पास XC गिवन है, ये है 40 ओम, और V गिवन है हमारे पास 50 वोल्ट। हमें पावर का कहा हुआ है, पावर का फार्मूला है VI cos थीटा, तो हमें इसमें V भी गिवन है, तो I फाइंड करना है और cos थीटा। I फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि V इज इक्वल टू IZ, तो Z हमें चाहिए, Z का हम फार्मूला इस तरह करेंगे कि Z इज इक्वल टू R² प्लस XC² अंडर रूट, तो इसको हम इस तरह कर लेंगे कि 3² प्लस 40² इज इक्वल टू ये 2500 हो जाएगा अंडर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 ओम। तो ये इसमें डाल देंगे तो I इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1, तो करंट कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 एम्पेयर, करंट हमारे पास आ गया 1 एम्पेयर। अब हमने क्या करना है कि ये V भी आ गया, I भी आ गया, cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा का फार्मूला होता है R/Z, तो R हमारे पास 30 है और ये 50, तो इसका आंसर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0.6। आपने सारी वैल्यूज इसमें डाल देनी, पुट कर देनी है, तो V इज इक्वल टू 50, करंट 1 है और ये 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 30 वाट।